Hello everyone, welcome back to my channel Business Study with Akansha. So guys, let's start our new topic which is the features of New Economic Policy 1991. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर 3 चीज़ आती हैं. वो है LPG, जिनका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इसके बारे में हमें बिज़नेस इन्वायरमेंट में पढ़ना है, क्योंकि ये भी हमारे बिज़नेस को उतने इफ़ेक्ट करता है जितना हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करने वाले वो 5 फैक्टर्स थे, जो थे हमारे सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट. तो उसी तरह से ये तीनों भी हमारे बिज़नेस को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट करते हैं. इसलिए इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया उसका, ताकि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते बिज़नेस से उनको हम लोग जान सकें. तो हमारा पहला आता है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल होला, थोड़ी बहुत छूट देना. तो लिबरलाइजेशन क्या था ये 1991 के पॉलिसी के अंदर? तो ये था लिबरलाइजेशन रेफर टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल विच वेर पुट इन ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991. 1991 के पहले बहुत सारे उस पर रिस्ट्रिक्शन थे कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आपको पहले ये लाइसेंसिंग करनी होगी, वैसे लाइसेंसिंग करनी होगी, ये करना रहता था, वो करना था, मतलब बहुत सारा लाइसेंस बनवाना था, कोटा बनवा रहता था. तो लिबरलाइजेशन में क्या मिला? इन सब से उन्हें छूट मिल गई, उन्हें आज़ादी मिल गई इन सारे रिस्ट्रिक्शन से, इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को. इसके अंदर क्या क्या हुआ? कुछ लाइसेंस हटा दिए गए, एबलाइजेशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ को छोड़ के सारी इंडस्ट्री से लाइसेंस मतलब नहीं ज़रूरी होता था कि आपको लाइसेंसिंग कराना ज़रूरी. कुछ खास कंपनीज़ को छोड़ के बाकी सारी कंपनी को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया. नो रिस्ट्रिक्शन. पहले एक्सपेंस, अगर कोई बिज़नेस को अपना एक्सपेंड करना चाहता था या फिर अपना छोटा करना चाहता था तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. अब उस रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया. इसमें टैक्स रेट कम कर दिए गए और अननेसेसरी कंट्रोल होता था अननेसेसरी कंट्रोल जो भी थे गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स रेट के वजह से, वो सारे क्या हो गए, टैक्स रेट कम करने की वजह से हट गए. पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी लिबरलाइजेशन, उनको लिबरल नहीं मिलता था, बहुत सारे उसमें कोटा, बहुत सारे लाइसेंस बनवाने पड़ते थे, बहुत सारे टैक्सेस पे करने रहते थे. लेकिन लिबरलाइजेशन जब हो गया तो उसमें क्या गया, बहुत तरह की उन्हें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में छूट मिली. और जो फॉरेन कैपिटल है इंडिया का, ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया. मतलब पहले फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आती थी तो उन्हें बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता था उन पर. लेकिन लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? लिबरलाइजेशन में उनको इन सब सारी चीज़ों से क्या मिल गई, छूट मिल गई. इन सारी चीज़ से क्या मिली, मुक्ति मिली, कि उन्हें बहुत सारा ये प्रोसीजर नहीं करना पड़ता था, ईज़िली वो इंडिया में आ सकते थे. और नेक्स्ट आता है कि गुड्स और सर्विसेज. पहले गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होता था एक जगह से दूसरे जगह पे, तो बहुत सारे उस पर क्या होते थे, बहुत सारे उस पर टैक्स लगाए जाते थे, डिफरेंट टैक्स, कहीं पे सेल्स टैक्स, कहीं पे वैट, कहीं पे वगैरह परचेज टैक्स, बहुत सारा चीज़ लगाया गया था. तो उन सारी चीज़ों से गुड्स और सर्विसेज जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बहुत सारे इसमें प्रोसीजर फॉलो करने होते थे. उन सारी चीज़ों से उनको क्या मिल गई, उनको आज़ादी मिल गई. नेक्स्ट है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. और गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें इतनी तरह की लिबरलाइजेशन, तरह के रिस्ट्रिक्शन उन पर से हटाए गए, तो उन्हें गुड्स और सर्विसेज का क्या किया, प्राइस फिक्स करने में इसे इन्होंने मतलब कंपनीज को, इंडस्ट्री को लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या मिली, मदद मिली. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइज करना. इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो थी वो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के थ्रू वर्क करती. तो क्या हुआ, कंपनी को मतलब गवर्नमेंट ने एनालाइज़ किया तो देखा कि प्राइवेटाइज़ करने में हमारे इकनॉमी को उससे ज़्यादा फ़ायदा, उसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे. तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन रेफर टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. इंडियन गवर्नमेंट के पहले बहुत सारे थे, तो उन्होंने कम करते सिर्फ 2 ही ऐसे फील्ड है अभी तक जो
इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काउंट होते हैं। वो है एक एटॉमिक बम जो क्रिएट होते हैं, जहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आएंगे। और एक जो सेकंड था हमारा, शायद रेलवे था, लेकिन रेलवे भी अब प्राइवेटाइज हो गया है, तो वो अब बहुत कम ही बचे जो पब्लिक सेक्टर में, बाकी सारी चीज़ों को अब क्या किया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में इतना है, मतलब प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेज, ये सब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, मतलब डिफरेंट इकोनॉमी का वर्ल्ड में एक दूसरे से इंटीग्रेट, मतलब एक दूसरे से जुड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। जैसे इंडिया का अमेरिका के साथ जुड़ना, इंडिया का जापान के साथ जुड़ना, रूस के साथ जुड़ना, ये सब क्या कहेगा, ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। टिल 1991 इंडिया गवर्नमेंट हैज़ फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट in regard to licensing of import, traffic एक्सेट्रा। मतलब पहले 91 के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। अगर कोई फॉरेन कंपनी को इंडिया में आना होता था तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे कि लाइसेंसिंग कराना, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट अगर करा रहे तो उसका लाइसेंसिंग कराना। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की तो उसमें बहुत सारे उनको क्या मिले, छूट मिली। पहला जो था इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, मतलब इंपोर्ट करने में उनको छूट दी गई। गवर्नमेंट ने जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो सारे क्या किए, हटा लिए, सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए, मतलब जो कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उनके लिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये क्यों ये इस्टेब्लिश किया गया, तो इसके थ्रू बहुत सारे लाइसेंसिंग वाले प्रोसेस थे, तो उसको भी, उस प्रोसीजर को क्या कर दिया, ईजी कर दिया गया है। किसके थ्रू इसको रिप्लेस किया गया, बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फेमा को हटा के क्या लगा दिया गया, फेमा ला दिया गया। और रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गया इसके थ्रू। एबलाइजेशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगता था एक सामान को दूसरे सामान ले जाने में, वो सारा हटा दिया गया, जो भी ड्यूटी लगाया जाता था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्री एंड पॉलिटिकल बाउंड्री रिमेन नो बैरियर फॉर बिजनेस इंटरप्राइजेस। जैसे ग्लोबलाइजेशन हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज और फिजिकल बाउंड्रीज, ना फिजिकल बाउंड्रीज उन्हें रोक सकती थी, ना मतलब हमारे जो दायरे थे, हमारे देश के दायरे से, मतलब उससे उठकर, उससे बढ़कर लोग क्या कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रेटर इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द वेरियस नेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। और ग्लोबलाइजेशन क्या किया, एक दूसरे इकोनॉमी, पूरे विश्व में अपना बिजनेस करने का एक नया रास्ता ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे देश को मिला। तो यही हमारा था तीनों, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा, इसके इम्पैक्ट हमारे बिजनेस, इस पॉलिसी के इम्पैक्ट, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा पहले था और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी आया उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब स्पेशली लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का हमारे कंपनी पे। पहला आता है कंपटीशन इंक्रीज। जाहिर सी जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो हम बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ आके हमारे कंट्रीज़ में क्या करेगी, काम करेगी। तो जब काम करेगी बाहर की तो उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी है। जाहिर सी बात है हमारे देश अभी बहुत पीछे चल रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चाइना हुआ, वो लोग बहुत आगे है, हम लोग से पता नहीं कितने साल वो लोग आगे चलते हैं। तो टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो एडवांस हो गई, यहाँ पे तो नहीं आई। अब वो अपना टेक्नोलॉजी लेकर अगर इंडिया आते हैं तो जाहिर सी बात है हाँ उनका कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। अब जो इंडियन कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, अगर MNC आके वही चीज़ मैन्युफैक्चर करेगी तो वो कम दाम में करेगी क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी और अच्छे तरीके से करेगी। तो क्या हुआ, इसी तरह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब चाहेंगे कि हाँ हम अपना अच्छा बनाए, तो इसी तरह से क्या होगा, MNCs की वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन कंपनी हैड फेस ऑल राउंड कंपटीशन विच मीन कंपटीशन फॉर इंटरनल मार्केट एंड कंपटीशन फ्रॉम MNCs। अब इंटरनल मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ गया। क्यों, क्योंकि MNC जब आई तो उसके पास तो भाई बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करेगा। तो अब जितने भी कंपनीज उस प्रोडक्ट से डील करते हैं
तो वो सारे कंपनीज क्या चाहेंगे, हम अपना बेहतर बनाए ताकि उसको पीछे करते। तो सारे बेहतर बनाने के, तो बेहतर में से सबसे बेहतर तो भाई चूज़ किया जाएगा। जो भी कंज्यूमर आएंगे, जो भी कस्टमर आएंगे, वो क्या बेहतर में से सबसे बेहतर चूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है इंटरनल कंपटीशन भी बढ़ा और एक्सटर्नल कंपटीशन दोनों फेस करना पड़ता है। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज में सर्वाइव नहीं कर पाती है और क्या करना पड़ता है उनको, मेनी कंपनीज कुड नॉट फेस कंपटीशन एंड हैड टू लीव द मार्केट, और उनको मार्केट छोड़ना पड़ जा रहा है। नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर। नेक्स्ट आता है हमारा मोर डिमांडिंग कस्टमर। डिमांडिंग कस्टमर मतलब अब हमने जाना कि एमएनसी जब एमएनसीज आएगी हमारे इंडिया में तो क्या होगा। पहले जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले सिर्फ इंडियन कंपनीज ही वर्क करती थी, बहुत कम ही कंपनी इंडिया में आ पाती थी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीजर था यहाँ पे आने का वो बहुत ही टिपिकल था, बहुत ही लेंदी था, तो बहुत ही कम कंपनीज यहाँ पे आ पाती थी। तो क्या होता था, बहुत सारे चीज़ का शॉर्टेज हो जाता था, यहाँ पे सफिशिएंट नहीं हो पाता था, तो डिमांड भी जब शॉर्टेज होगा तो डिमांड भी घटने लगता था लोगों का कि हाँ वो है नहीं, तो फिर हम लोग कैसे उस चीज़ को खरीद सकते हैं, नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन जैसे ही एमएनसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे है, वो उसी तरह से बहुत सारी इंडियन कंपनी आने लगी। अब लोगों ने देखा कि बेहतर से बेहतर और चीज़ आ रहे हैं, तो लोग ने क्या किया, उसका डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया, जिससे क्या हो गया, लोग उसको और ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे। एज अ रिजल्ट देयर वाज सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर, और इससे क्या हुआ, सारी चीज़ों में, सारे सेक्टर्स में, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे क्या हो, हर चीज़ का सरप्लस, मतलब हर चीज़ की अधिकता होने लगी। तो जैसे अधिकता होगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट आया रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बिफोर पीरियड टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ऑन इट। जैसे कि मैंने पहले बताया, इकोनॉमिक पॉलिसी जब नहीं आई थी इंडिया में तो क्या था, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल कंपटीशन था। लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो यहाँ पे बाहर की कंपनीज, एक्सटर्नल कंपटीशन हमारे इंडियन कंपनी को फेस करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो कंपनीज को क्या करता था, उस कंपटीशन को फेस करने के लिए क्या करना पड़ता, अपने टेक्नोलॉजी को और इनोवेट करना पड़ता है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना पड़ा था। तो इस तरह से हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा था, और इसमें सर्वाइव करने के लिए इस कंपटीशन में उन्हें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती थी, और वो लोग अपने आप को उसी तरह से क्या करते थे, इनोवेट करते थे, उसी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते थे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया, इसके इम्पैक्ट पड़े न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी फॉर। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आया था तो उसके पहले जितने भी इंटरप्राइजेज अपने प्लान और पॉलिसी अपने इंटरनल कंपटीशन के हिसाब से बनाते थे, मतलब हमारे इंडिया में कौन सी कंपनीज वर्क कर रही है, उनके क्या प्लान पॉलिसी, उनको देख के जो भी प्लान और पॉलिसी था वो फॉर्म होता था। लेकिन जैसे ही हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, तो उससे क्या हुआ, बाहर की कंपनी जब आने लगी तो उनकी प्लान और पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब उनके क्या प्लान्स है रिगार्डिंग टू दिस प्रोडक्ट, तो उन लोग देखेगा कि हाँ, तो अपने आप प्लान और पॉलिसी को क्या करना है और बेहतर करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो उसको देख के टाइम टू टाइम अपने प्लान्स और पॉलिसी में क्या मॉडिफिकेशन लाते थे, जिसकी वजह से उनमें चेंज, पहले का जो था और अभी का जो था उसमें कुछ चेंजेस आने लगा। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, और नेक्स्ट डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप हुआ है। पहले जो था 1991 से पहले इंडियन इंटरप्राइजेज जो भी थे, उसमें जो भी कर रहे थे काम, जो भी पर्सनल उसमें वर्क कर रहे थे, वो इनएडिक्वेट ट्रेंड थे, मतलब उनके पास जो ट्रेनिंग स्किल्स होनी चाहिए थी प्रॉपर नहीं थी, प्रॉपर वो लोग ट्रेंड नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ा, मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड बढ़े, मार्केट कंपटीशन बढ़ा, उस हिसाब से स्किल्ड वर्कर की हमें क्या करें, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड मैनेजर्स, स्किल्ड पर्सोनल की हमें ज़रूरत पड़ने लगी, हाईली ट्रेंड और स्किल्ड पर्सोनल की। तो इससे क्या हुआ, स्किल्ड और हाईली ट्रेंड पर्सोनल की ज़रूरत हुई, तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स की हमें अभी ज़रूरत होगी वो क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, सारे अपने आप को उस तरह से अपडेट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को अपडेट करना पड़ेगा, तो उससे क्या हो गया, ह्यूमन स्किल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट ओरिएंटेशन। 1991 के पहले जो भी हमारी मार्केट की जो भी पॉलिसी चल रही थी, जो कॉन्सेप्ट चल था, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट था। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब जो कुछ भी हमने प्रोड्यूस किया है,
उसको किसी भी तरह से बेच देना। ये आपको कॉन्सेप्ट पार्ट बी में पढ़ना है, हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो चैप्टर है उसमें आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है उसको आप अपना दाव पेच लगा के किसी भी तरह से कोई भी सेलिंग इंसेंटिव्स लगे, जैसे मान लो ऑफ़र दे के बाय 1 गेट 1 फ्री, ये सब लगा के उसको किसी भी तरह से बेच देना। तो लेकिन जब ये 1991 के बाद जब ऐसा है तो ये सिर्फ सेलिंग कॉन्सेप्ट पे नहीं, ये इस पे क्या कहते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था, मेनली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का क्या था मेन एम, कस्टमर सेटिस्फैक्शन विथ सोशल सेटिस्फैक्शन, मतलब कस्टमर को पूरा सेटिस्फैक्शन देना, ये था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। तो 1991 के पहले कौन से कॉन्सेप्ट चलता था? सेलिंग कॉन्सेप्ट पे मार्केट चलता था। लेकिन जब ये आया, जब 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, तो हमारा मार्केट किस पे वर्क करने लगा? मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर। तो जो भी प्लानिंग और प्रोडक्शन होते थे किस पे होते थे? प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, मार्केट रिसर्च और प्रॉपर नीड क्या है कस्टमर की, उसके बेसिस पे किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। 1991 के पहले जो भी पब्लिक सेक्टर में जो भी लॉसेस होते थे तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती, गवर्नमेंट का एक पूरा बजट होता था, तो उसके द्वारा उनके जो भी लॉसेस हैं उनको फुलफिल किया जाता था। लेकिन आज 1991 के बाद जो भी लॉसेस होता है, जो भी लॉस होगा कंपनी को या फिर कंपनी को, तो उनको सर्वाइव और ग्रो करने के लिए अब बजट के थ्रू उन्हें हेल्प नहीं मिलेगी, उनके मदद नहीं मिलेगी। उन्हें जो भी इस्तेमाल करना होगा अपने रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करके, उनको बचा के और काम करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट का क्या करने का सामना करना पड़ेगा। ऑन द होल ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में इंडियन बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दे हैव बिकम मोर कस्टमर फोकस एंड हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब क्या किया है इंडस्ट्री जो भी है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, कंपनी किस पे पहले काम कर रही थी? सेलिंग कॉन्सेप्ट पे, लेकिन अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे वो लोग काम करने लगी। मतलब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन यहाँ पे क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। 1991 के बाद गवर्नमेंट ने जो भी अपनी पॉलिसी लॉन्च की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, तो उसके थ्रू लाइसेंसिंग में इन लोगों को क्या मिला? मदद मिला। मतलब बहुत सारे लाइसेंस, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाले जो भी कारोबार होते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी बढ़ गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लाइसेंसिंग हटा दिया गया, तो लोगों को कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने में क्या हुई? आसानी होने लगी। तो यहाँ पे अब इसके रिजल्ट क्या हुए? एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, मेनी इंडियन कंपनी ज्वाइन दी एक्सपोर्ट बिजनेस एंड गॉट लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट कंपनीज। मतलब रिस्ट्रिक्शन जब हट गए तो बहुत सारी कंपनी देखा कि अगर हम एक्सपोर्ट वाले अपना बिजनेस अगर लाएँ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज क्या कर पाएंगे? अर्न कर पाएंगे। तो बहुत सारी कंपनीज़, इंडियन कंपनीज़ इसमें इंटर की और उन्होंने बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज क्या किया पाया और बहुत हद तक वो लोग सक्सेसफुल भी रहे। जैसे इसका एग्जांपल है रिलायंस कंपनी, वीडियोकॉन, MRF, सीएट टायर एट्सेट्रा। और ये लोग क्या एक अपना बहुत मजबूत पकड़ बना के रखे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में। तो ये हमारा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ा था बिजनेस पे, उसका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि मैनेजर की क्या रिस्पॉन्स रहे बिजनेस इन्वायरमेंट के इन चेंजेस को लेके। उसके बाद हमारा आएगा डिमोनेटाइजेशन और आप लोग का ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। तब तक स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल बिजनेस स्टडी विथ। थैंक यू।